सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी, मैं हूं सैयद अनवर शाह भूल जमहूर के साथ। इस वक्त हम मौजूद है दरिया स्वात के किनारे। ये वो मकाम है जहां पे 27 जून को एक अलमनाक हादसा पेश आया था। यहाँ पे सयाहों की जो तकरीबन 17 सयाह थे वो यहाँ पे खड़े थे जब सैलाब आया और वो दरिया बुर्द हो गई। इसमें 10 सयाहों की लाशें जो थी, 10 सयाहों का ताल्लुक जो था वो एक ही ख़ानदान से था जो सियालकोट डस्का के रहने वाले थे, जबकि बाकी का ताल्लुक मर्दान के इलाके से था। यहाँ पर जब सैलाब आया तो ये इतना अचानक आया था कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पर जब रेस्क्यू को 1122 को इतला दी गई, वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन जब यहाँ पे शुरू हुआ तो उन्होंने उसी वक्त 4 बंदों को रिकवर किया जिंदा, जबकि 2 लाशें निकाली गई, जबकि बाकी जो थे वो दरिया बुर्द हो गए थे, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अब तक तकरीबन 11 लाशें जो है वो निकाली जा चुकी है, 12 लाशें जो है वो निकाली जा चुकी है, जबकि एक लाश जो है वो अभी भी मिसिंग है, जिसके लिए आज 8वें रोज़ भी सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 1122 के जो तर्जुमान है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो जब यहाँ पे ये हादसा पेश आया तो यहाँ पे फिर क्या हुआ। आजा जी, जब यहाँ पे सैलाब आया तो आप लोगों को इतला दी गई, आप यहाँ पे आए तो कैसा मनाजिर थे और क्या आप लोगों ने क्या एक्टिविटीज़ की? जी सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। यहाँ पर जब हमें कंट्रोल कॉल आई कि यहाँ पर फ्लड आया हुआ है, तो फ्लड जब चूँकि पूरी यहाँ पे सिर्फ नहीं आया था, बाईपास में पूरी स्वात में आया था। इंगरो डेरे में तकरीबन हमने 23 बंदे रिकवर की थी। यहाँ जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं यहाँ पर 17 जो सयाह थे, 17 बंदे जो है ना वो यहाँ पे ट्रिप थे। कंट्रोल हमें कॉल आई है, लेकिन हमारे जो पहली टीम थी एम्बुलेंस यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर चुकी थी। वो मेडिकल टीम होती है, उनके साथ जो फर्स्ट एड वाले बंदे होते हैं, फर्स्ट एड का मतलब वो जो फर्स्ट एड उनको देते हैं, ठीक है। उन्होंने जब देखा हुआ है कि ये बंदे बहुत दूर है तो जो हमारी ड्रोनिंग टीम होती है उनको दोबारा बुलाने के लिए वो यहाँ से ऊपर चले गए, और जो हमारा लोकल बोट्स होता है जिसको कश्ती कहते हैं हम, वो कश्ती के ज़रिए वहाँ से आए। जो असमत लड़का है मेरे साथ जो खड़ा है, असमत नाम है इसका, ये तख्ताबन का रहने वाला है, हमारा ड्राइवर है लोकल। लोग कह रहे थे कि यार रेस्क्यू 1122 नहीं बचाइए। उस टाइम चूँकि सानिया ऐसा था कि बहुत अफसोसनाक था और हम गमज़दा ख़ानदान के साथ शरीक थे, तो ज़ाहिरी बात है एज़ आ तर्जुमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि लोगों को ये मौक़िफ़ हम बता दें और समझा दें कि जो बंदे बचाए ये बाबा जो था मर्दान का, और जिसके साथ 2 बंदे थे, 2 बच्चे थे, वो असमत ने बचाई है। मेरे साथ जो लड़का खड़ा हुआ है इसका नाम असमत है और हमारे साथ ड्राइवर है। बाकी असमत जो है ना ये हमारे साथ यहाँ पर ड्यूटी पर होता है बाबूजे में, और एक जाली हमारे साथ यहाँ पे होती है और दूसरी जाली जो होती है वो अपर स्वात में होती है। अच्छा, ये तो कितनी लाशें अभी रिकवर हो चुकी है और कितनी बाकी है? सर हमारे अभी तक 12 लाशें जो है ना वो मिलेंगी, और 4 बंदों को हमने ज़िंदा बचाया है, और एक बच्चा जो है ना उसकी सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ से अब सर्च ऑपरेशन शुरू है, मलकन और दरगई तक जा रहे हैं। डीजी साहब शाहपात साहब की खुसूसी हिदायत है कि जब तक ये जिस बच्चे की लाश नहीं मिलती तब तक ये हमारा ऑपरेशन सर जारी रहेगा। अच्छा जी, जब भी यहाँ पे सैलाब आता है तो आप लोग रिवायती तरीक़ों से लोगों की जानें बचाने की कोशिश करते हैं। आप क्या समझते हैं, आपको सोफिस्टिकेटेड जो जदीद आलात है उसकी ज़रूरत है कि नहीं, अगर है तो कौन कौन से आलात आपको चाहिए? सर हमारे पास ऑलरेडी अपने मौजूद है, हालात की बात नहीं है। यहाँ पर चूँकि बोट्स वगैरह इसमें नहीं चलती, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। वो जो हालात आप बता रहे हो वो ये हालात है कि वो बोट्स वगैरह होते हैं जो इंजन वाले होते हैं, वो इस रिवर में नहीं ऑपरेट हो सकते। हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर लोकल बोट्स जो है ना उनकी ज़रूरत होती है। लोकल बोट्स हमारे पास ऑलरेडी है, और बाकी
सिटी मेयर और उन्होंने कहा भी है कि हम लोकल बोट्स और भी प्रोवाइड कर देंगे, जैकेट, लाइफ जैकेट्स वगैरह ये सारे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। कल मेरे ख्याल में चीफ सेक्रेटरी ने हमें ड्रोन का भी वो इशू करवाया था, ड्रोन वगैरह का वो बताया हुआ है कि हम इनको इशू करेंगे। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं जब ये जदीद हालात आप लोगों के पास आ जाएंगे तो आप लोगों को आसानी भी होगी? इंशाअल्लाह हमें आसानी होगी। हमने पहले भी कोशिश की है अपनी और आइंदा भी कोशिश करेंगे। स्वात में पहली मरतबा फ्लड नहीं आया है, यहाँ पर 2-3 मरतबा फ्लड आया है। रेस्क्यू 112 की जितनी खिदमत है आप लोगों को पता है, इसमें थोड़ी सी कोताही हुई है, लेकिन मसला ये था कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और पानी के साथ साथ आपको पता है कि टाइम की भी बहुत कमी थी। अच्छा, एक क्लेरिफिकेशन जानना चाहूँगा। लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया भी बताया जा रहा है कि रेस्क्यू 112 में जितने भी लोग हैं उसमें तैरना किसी को भी नहीं आता, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं सर, ये गलत बात है। हर किसी का काम तैरना नहीं होता है। आप अभी सोशल मीडिया हो, आपको तैरना आता है? हर यहाँ पर अलग अलग शोबा है, मेरे को भी तो तैरना नहीं आता। मसला ये है कि जिसका जो डिपार्ट है वो उसी में है। रेस्क्यू में ये हमारे साथ पहले वॉलंटियर था, फिर हमने इसको परमानेंट करवाया। हमने अपने बंदी ली हुई है, ड्राइवर्स अलग होते हैं, मेडिकल टीम अलग होता है, ड्राइवर अलग होता है, फायर बुझाने वाला अलग होता है, सबका अलग अलग अपना अपना मतलब एक टीम होता है। सैलाब आया गुजर गया, 12 जाने निकल ली, एक गाड़ी अभी भी लापता है। इसके बाद हुकूमत हरकत में आ गई और सूबाई हुकूमत की तरफ से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा सैयद शहाब अली शाह ने अगली ही रोज़ स्वात का दौरा किया और उन्होंने दरिया किनारे तजावुज़ात को ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। ज़िले इंतज़ामिया की सरबराही में दरिया स्वात के किनारे तमाम होटलों को मौसमार कर दिया गया। मकामी लोगों का कहना है कि ये होटल्स तजावुज़ात के ज़िम्मे में नहीं आते। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है स्वात होटल्स एसोसिएशन के सदर हाजी जाहिद खान साहब, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, ये होटल जो गिराए गए हैं इस हवाले से भी बताइएगा कि ये तजावुज़ात थे या नहीं थे और इससे सयाहत पर क्या असर पड़ेगा? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं उन शुहदा के साथ ताज़ियत का इज़हार करता हूँ और अफसोस का इज़हार भी करता हूँ कि उनको बर वक्त नहीं बचाया जा सका, क्योंकि उनको बचाया जा सकता था। सबसे पहले बात ये है कि सैलाब क्यों आया, उनकी जानें क्यों ज़ाय हुई। तो ख्वादाखेला में सेंसर लगा हुआ है फ्लड की खबर देने के लिए। तो 8 बजे वहाँ से रेला निकला है, लेकिन उन्होंने 10 बजे उनकी इतला दी मुकामी इंतज़ामिया को, जो यहाँ पे 9 बजे से गुज़र चुकी थी और उसमें जो कीमती जान थे वो ज़ाया हो चुकी थी। तो सबसे पहले तो इसकी ज़िम्मेदारी इरिगेशन डिपार्टमेंट पे आयद होती है कि उन्हें बर वक्त इतला नहीं दी। इसके बाद 11-1122 वो भी बर वक्त नहीं पहुंच सकी और जब वो आए तो उनकी मशीनरी भी यहाँ पे नहीं आ सकती थी और उनके पास वो इक्विपमेंट भी नहीं थी। इवन उनके पास किश्ती नहीं थी कि वो दरिया में जाके और लोगों को बचा सकी। मुकामी किश्ती उन्होंने इस्तेमाल की और फिर उनमें 3 बंदों को उन्होंने बचाया भी। इसमें जो सबसे पहले जो जिम्मेदारी आयद होती है इरिगेशन डिपार्टमेंट पे होती है और इसके बाद 1122 पे आती है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कमिश्नर मलाकन डिवीज़न और उनके अमले पे आती है कि उन्होंने क्यों इनकी बर वक्त जो इनको इन्फॉर्म किया गया था NDMS की तरफ से कि फ्लड आ रहा है, आप इंतज़ामात करें। और इस पर मीटिंग भी हुई थी और उसमें मुझे चिट्ठी भी आई थी कि आप खुराक का बंदोबस्त करें, अगर रास्ते बंद हो जाए तो सियाहों को तकलीफ़ ना हो, उनको खुराक की कमी ना हो। तो जब मैंने तो अपनी परस पूरी की थी और अपने होटलों को इन्फॉर्म किया था कि आप स्टॉक रखें, लेकिन हुकूमत क्यों सोई हुई थी, उन्होंने क्यों इंतज़ामात नहीं किए कि उनको बर वक्त NDMA ने इन्फॉर्म किया था और उन्होंने मीटिंग भी की और कोई इमरजेंसी रिस्पांस के लिए उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। तो कानून के मुताबिक सबसे पहले जो आप इंक्रोचमेंट करा देते हैं उनको नोटिस देते हैं कि या तो अपनी ये जो अपने हम जिसको हम तजावुज़ करार देते हैं इनको हटाएं या वजह बताएं कि क्यों आप इनको नहीं हटा सकें। तो सबसे पहले बात ये है कि जिस जगह हम खड़े हैं रिलैक्स होटल और जिसका जो पीछे जो हिस्सा है जिसको गिराया गया है, इनके पास कोर्ट आर्डर है। इनको पहले उन्होंने नोटिस दी थी और ये कोर्ट में गए उनके ख़िलाफ़ और उनको कोर्ट ने डिग्री दी और उस डिग्री के ख़िलाफ़ एक सेशन जज में जाके उन्होंने अपील की थी और उनकी अपील भी खारिज हुई थी। जिस दिन वो आए
तो उन्होंने वो डिग्री भी दिखाई और उनकी जो पील खारिज वो भी दिखाई, लेकिन वो किसी की नहीं मानती थी। अगर आप दरिया की तरफ देखें और आपके कैमरा उसको दिखाएं तो यहाँ पे एक वॉक ट्रैक बन रहा है और इरिगेशन डिपार्टमेंट उसमें वाटर तामीर करे, पुश्ता तामीर कर रहे हैं। तो दरिया की जो आखिरी सिरे उस पर तामीर हो रहा है और इसके बाद यहाँ पे लोगों के प्रॉपर जो कीमती और सेटलमेंट रिकॉर्ड में उनकी जायदाद है। इस तरह इस वॉक ट्रैक इस पुश्ते से इस तरफ गवर्नमेंट ने वॉक ट्रैक के लिए सेक्शन 4 लगाया है। अगर ये लोगों की मलकियत नहीं थी तो डीसी साहब ने उस पर सेक्शन 4 क्यों लगाया? और ये जो ये तजावुज़ात करार देते हैं तो उस वॉक ट्रैक से इस तरफ है, यानी उसके पीछे है। तो ये एक ज़ाहिरी बात है कि जब ये लोगों की मलकियत है आपने सेक्शन 4 लगाया तो इसके बाद जो राज्य थे उसमें दरिया कहाँ से आ गया और इंक्रोचमेंट कहाँ से आ गया? पहले बात ये कि इंक्रोचमेंट की तारीफ़ क्या है। इंक्रोचमेंट उसमें कहते हैं कि जब कोई सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले, सड़क की तरफ अपनी आबादी बढ़ाई या किसी पब्लिक इंटरेस्ट की कोई चीज़ हो कब्ज़ा कर ले, तो इस वक्त ये लोगों की ज़ाती प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ तो ये दरिया भी लोगों की प्रॉपर्टी है। ये सेटलमेंट रिकॉर्ड में दौतरियान जो हमको कहते हैं, एक गांव के और दूसरे गांव की जिसके दरमियान ये दरिया बहती है, तो उसमें ये आधा दरिया जो है वो एक किनारे के गांव की है और आधा दूसरे गांव किनारे के गांव की है। तो ये लोगों की मलकियत, ये सरकारी नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप सेटलमेंट रिकॉर्ड निकालें तो दरिया का पार्ट जो चौड़ाई है वो तकरीबन 600 फुट है और इस वक्त जो सैलाब ने लोगों के ज़मीन है दरियाबुर्द की है तो इसका जो पार्ट है चौड़ाई है वो 1800 फुट से बढ़ गई है। तो क्या लोगों ने इंक्रोचमेंट की या दरिया ने इंक्रोचमेंट की? लोगों की ज़रूरी ज़मीनें, मलकियती ज़मीनें दरिया बहाल करके ले गई हैं। तो इस हवाले से भी उनका जो भी इक़दाम उन्होंने किया है, लोगों को करोड़ों का नुकसान किया, उनके कारोबार को तबाह किया और इनके साथ जो मुलाजिम थे, जो जिनको रोज़गार मिला था सैकड़ों की तादाद में, उन लोगों का ख़ानदान का चोला भी उन्होंने बुझा दिया। अच्छा जी, यही भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे दफ़ा 144 का नफाज हुआ था तो होटल वालों को इतला दी गई थी कि भाई दफ़ा 144 से दरिया के किनारे लोगों को, टूरिस्ट को जाने ना दिया जाए। फिर उसके बाद ये क्यों गए वहाँ पे? आपको बताता चलूँ कि होटल वाले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों को दरिया से मना करे कि आप जाएँ ना जाएँ। ये बाईपास दरिया के किनारे होटल तब कामयाब हुए जब लोग यहाँ पे दरिया के लिए आती हैं और खाना यहाँ खाती हैं। अगर आप यहाँ से दरिया निकालें तो इस होटल में कोई नहीं आएगा। सबसे पहले बात तो ये है, अगर दफ़ा 44 लगाए तो फिर अपनी इसको पे अपने वॉचमैन लगाने से, क्योंकि दरिया स्वात में तकरीबन 120 के करीब वॉचमैन मुकर्रर है मछलियों के लिए, तो क्या उनको ड्यूटी नहीं लगा सकती कि वो आके और यहाँ पे ड्यूटी दे किसी को दरिया में जाने से मना करे? होटल एसोसिएशन के सदर हाजी जाहिद खान की बातें आपने सुनी। उनका यही मौक़िफ़ है कि जो इंक्रोचमेंट की ज़िम्मेदारी है जो वो हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए कर रही है और तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है। सयाहती मकामात पर सयाहों का थोड़ा बहुत रश देखा जा रहा है। इस वक्त मैं दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ। लाहौर से कुछ सयाह आए हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप आए हैं तो पहली दफ़ा स्वात, तो कैसा लगा आपको? जी अस्सलाम वालेकुम जी, अच्छा लगा जी। स्वात के लोग अच्छे हैं। अच्छा, ये सानिया हुआ है कुछ दिन कबल जब आप स्वात आए तो इंतज़ामिया की तरफ से आई, आपको कोई गाइडलाइन दी गई है? नहीं, कोई किसी किस्म की गाइडलाइन नहीं दी गई, ना हमें बताया गया। ये उसी साहे की वजह से हम इधर आए हैं। हमने क्या देखते हैं कि इधर क्या मसला हुआ, ठीक है कि नहीं। तो ये जो सानिया पेश आया है, आपने बताया कि आपने उसको देखा भी है, नेट भी देखा है, तो आप क्या समझते हैं कसूर किसका है? ये हुकूमत का ज़्यादा कसूर है इसमें, क्योंकि जितना टाइम लगा है उनको रेस्क्यू करना चाहिए था, वो नहीं कर सके। ये ज़्यादा सूबाई हुकूमत का जो मामला वो ठीक नहीं। अच्छा, इंतज़ामिया की तरफ से दफ़ा 144 नाफिज किया गया है कि दरिया स्वात के किनारे कोई भी ना जाए। आप अब भी दरिया स्वात के किनारे मौजूद है, तो आपको किसी ने नहीं बताया कि होटल वालों ने या किसी और ने कि भाई यहाँ पे दफ़ा 144? नहीं, हमें किसी ने नहीं बताया।
कि यहाँ दफ़ा 144 लगी है, इसीलिए तो हम इधर खड़े हैं। अच्छा जी, जैसा कि आपने सयाहों की बातें सुनी कि हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से उनको ये गाइडलाइन बिल्कुल जारी नहीं की गई है कि यहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज है, और चंद दिन कबल ही यहाँ पे एक अलमनाक हादसा भी पेश आया है जिसमें 13 अफराद जो है वो जान से गए हैं। जहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर है जो बाब स्वात के करीब बनाए गए हैं। हुकूमत का दावा है कि वहाँ पे सयाहों को फैसिलिटेट किया जाता है, उनको गाइडलाइन दी जाती है, उनको मालूमात फराहम कर दी जाती है टूरिस्ट स्पॉट के हवाले से। लेकिन जब यहाँ पर हमारी सयाहों से बात हुई है तो उनका कहना है कि उनको किस्म किस्म की जो है वो गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। अगर आप देखें तो यहाँ पे दफ़ा 144 भी नाफिज है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है जो यहाँ पे दरिया स्वात से लोगों को रोके या टूरिस्ट जितने भी आते हैं उनको गाइड करे। जब ये सानिया हुआ तो स्वात के मकामी सहाफ़ी जो है वो भी यहाँ पर कवरेज के लिए पहुँच गए थे। इस वक्त हमारे साथ एक मकामी सहाफ़ी मौजूद है जो जब ये हादसा हुआ, जब सैलाब आया तो वो भी सबसे पहले यहाँ पे पहुँच गए थे। उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, जब सैलाब आया आप यहाँ पे पहुँचे थे, आपने क्या देखा और आप क्या समझते हैं कि जो फंसे हुए सयाह थे उनको रेस्क्यू किया जा सकता था या नहीं? शुक्रिया सईद अनवर शाह साहब। जिस टाइम हमें पता चला कि दरिया स्वात में कुछ लोग सैलाबी रेले में बह गए हैं तो हम फ़ौरन यहाँ पर पहुँच गए और हमने यहाँ पर वो तो वाक़या वो तो हो चुका था क्योंकि सैलाब इतना ज़्यादा था कि किसी की बस की बात नहीं थी कि वो इस लोगों को बचा सकते थे, क्योंकि हमारी जो सूबाई हुकूमत है उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो रेस्क्यू 11-22 को दे सके। यहाँ पर जो जब हमारी लोगों से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हमने 11-22 को कॉल की है और पूरे घंटे के बाद वो पहुँच गए, लेकिन वो जो पहुँच गए तो उनके पास सिर्फ एम्बुलेंस थे, कोई दरिया में ऑपरेशन के लिए उनके साथ कोई वसाइल भी नहीं थे। तो यहाँ पर मैं सारी ज़िम्मेदारी जो है इस वाक़े की जो भी ज़िम्मेदारी है तो वह सूबाई हुकूमत पे डालता हूँ, क्योंकि सूबाई हुकूमत यहाँ से तकरीबन गुज़िश्ता 13 सालों से यहाँ पर हुकूमत कर रही है, यहाँ पर उनकी हुकूमत कायम है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी सयाहती स्पॉटों पर नज़रसानी नहीं की, उनको जो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं फराहम की। रेस्क्यू 11-22 वाले आ रहे हैं, वो यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर पहुँच भी गए थे, अगर वो पहले से मौजूद थे तो वो भी उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि DC स्वात ने दफ़ा 144 तो नाफिज किया था, लेकिन कोई रुकवाने वाला नहीं था कि उन सयाहों को रोक सके, क्योंकि सयाह तो बाखबर थे, वो तो यहाँ पर स्वात में खूबसूरती ढूंढने आए थे, उनको क्या खबर थी कि यहाँ पर हमारी मौत है और हम अपनी मौत को दावत देते हैं। वो बेचारे वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने खूब इंजॉय किया, लेकिन जब जैसा ही सैलाब आया तो उन बेचारों का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया और उनके डस्का के जो रिहायशी थे, जो मर्दान के रिहायशी थे, तो उनके घरों में मातम बच गए। तो इस सारे वाक़या का जो सानिया हुआ है तो इस सारे का ज़िम्मेदार जो है वो मेरी तरफ से मेरी जो तजिया है मैं इनके जो मैं कह रहा हूँ कि ये सूबाई हुकूमत और इसके बाद जो हमारे इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया ने यहाँ पर अपने जो गफलत की है उनको छुपाने के लिए उन्होंने यहाँ पर दूसरी सानिया जो उसकी वजह से दूसरा सानिया यहाँ पर ये पेश हुआ कि यहाँ पर जो सियाहती स्पॉट थे, यहाँ पर होटल थे, तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स के नाम पर, तजावीज़ात के नाम पर उनको मसमार कर दिया। अभी जब कोई सवात आते हैं तो यहाँ पर दरिया के किनारे जितने भी होटल थे वो होटल वीरान पड़े हैं, वहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि वो लग रहा है किसी ने धमाका किया हो, सारे उनको मसमार किया है और ज़मीन बोस हो गए हैं। उनको चाहिए था कि ये दरिया स्वात जो है ये इस किनारे बहता है, अगर इनके दरमियान में आप देख ले तो रेत के बड़े बड़े ढेर बनाए गए हैं। अगर वो हुकूमत यहाँ पर ये नज़रसानी करे कि ये रेत के ढेर जो थे इनको जो क्रश माफिया है, मैं माफिया ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रश निकालते हैं तो वो भी तरीक़ाकार जो इसके लिए जो तरीक़ाकार वज़ा किया है वो इस तरीके से नहीं कर रहा है। अगर वो ठीक है क्रश निकाले, क्योंकि फ्लड आता है, ये क्रश ये बजरी लेके आता है, लेकिन इनको कोई अच्छे तरीके से जो इनके हिसाब है उनके हिसाब से नहीं निकाले। जगह जगह पर उन्होंने कड़े बनाए हैं, जिसकी वजह से फ्लड के अलावा इस दरिया स्वात जो है ये खूनी बन गया है। जो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर दफ़ा 44 अब भी नाफिज है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई सरकारी बंदा, कोई पुलिस का बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं कि वो किसी को रोक सके कि दरिया के किनारे न जाइए। तो मैं सबसे यही पैगाम देता हूँ कि जो भी सवात आए सयाहती मुकाम है, सवात में
सैर करने के बहुत से जगह और भी बाकी है। अगर आप दरिया के किनारे नहीं तो मलमजाबाद जाइए, संगर जाइए, गबीनजाबाद जाइए, रोड कहीं पर टूटे फूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी दरिया के किनारे जब आप जाते हैं तो थोड़ा सा एहतियात करके जाइए। शुक्रिया जी। जी, जैसा कि आपने यहाँ के मकामी सहाफ़ियों की बातें भी सुनी, टूरिस्ट की भी बातें सुनी, होटल एसोसिएशन का भी यही कहना है, और ये सारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई हुकूमत को इस सानहे के ज़िम्मेदार करार दे रही है। नाज़रीन, बोल जमहूर में खुश आमदीद। मैं हूँ पाकपतन से तारिक हुसैन भट्टी। चंद रोज़ कबल पाकपतन के इस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में महकमाना गफलत से 20 नन्हे फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए। आइए उनके वालदैन से बात करते हैं, उनके लवाहिकीन से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। नाज़रीन, इन 20 बच्चों में एक नन्ही परी माँ जबीन भी शामिल थी। इस वक्त हम माँ जबीन के घर के बाहर मौजूद हैं, उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपकी बेटी जो है उसकी कैसे मौत हुई अस्पताल में? सर, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्ची की डेथ हुई है। हम 13 तारीख को बच्ची को जुमे वाले दिन लेके गए और हॉस्पिटल डॉक्टर ने एडमिट किया। पहले तो कर नहीं रहे थे, कहें बड़े डॉक्टर साहब का इंतज़ार करें। फिर नीचे लेके आया हूँ, उन्होंने कहा जी आप बड़े डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर लिए। उन्होंने एडमिट किया, बच्ची के CBC टेस्ट करवाए तो बच्ची सीरियस हालत में थी। उन्हें डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने कहा जी बच्ची को 1 मिनट तक भी आपने ऑक्सीजन नहीं उतारनी। तो जैसे ही 3-4 दिन गुजरे बच्ची से रिया बना शुरू हो गई। डॉक्टर साहब से मैंने रब्ता किया, डॉक्टर साहब कह रहे बच्ची 100 में से 2% ठीक हो रही है। तो उसी दिन ही अगले दिन सुबह बच्ची का कमरा चेंज किया जाता है, वहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी। मैंने फिर डॉक्टर साहब कहा डॉक्टर साहब इधर ऑक्सीजन नहीं आ रही। उन्होंने फिर मुझे कहा जी आप कमरा चेंज कर लें। उधर जब चेंज हुआ है कमरा, उधर ऑक्सीजन वाला बंदे को मैं ढूंढ के लाया हूँ। वो कह रहा जी मैं नहीं लगा सकता ऑक्सीजन, आप वही कमरे में ले जाओ। फिर डॉक्टर साहब से रब्ता किया मैंने, उन्होंने कहा जी चलें आप, मैं बंदा आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। वो लगा रहे तो उस बंदे ने ऑक्सीजन लगाई। बच्ची को सांस मुश्किल से आ रहा था, मसलन 54 पे आ गई थी ऑक्सीजन उसकी। तो फिर बच्ची की सांस कुछ बहाल हुई है। रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान बच्ची, माँ को पता ही नहीं है, बच्ची अचानक से बच्ची की डेथ हो गई। तो नर्सिस आई हैं चेकअप करने के लिए, उन्होंने उसकी वालदा को बताया तकरीबन बच्ची तो 5 मिनट पहले ही दुनिया से जा चुकी है। जब उन्होंने वो ऑक्सीजन वाला वो पाइप उतार के बोतल के ढक्कन में चेक किया तो ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। आपका कहने का मतलब है कि आपकी जो बच्ची है वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी मौत हुई है? जी, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी बच्चे की ना फायर हुई है। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं हमें ना इंसाफ दिलाया जाए। इस वक्त हम एक और खिलने से पहले नन्हा फूल जो खिलने से पहले मुरझा गया उसके घर में मौजूद हैं। मेरे साथ उस नन्हे फूल के दादा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपका जो पोता था उसको क्या हुआ अस्पताल में, वो कैसे उसकी मौत हुई? उनके सर वो खग्गा वाला हॉस्पिटल चक्षा खग्गा, उधर वो पैदा हुआ है, नॉर्मल ही पैदा हुआ है। उन्होंने ऑक्सीजन का कहा कि ऑक्सीजन की कमी है, से इसको पाकपतन शिफ्ट करो। उन्होंने पाकपतन शिफ्ट कर दिया। इधर आए लेके, उधर से 4-8 बजे वो बच्चा पैदा हुआ है, इधर आ गए। इधर इन्होंने दाखिल कर लिया। वो बच्चा जो रात सुबह 4 बजे जो वो बच्चा की डेथ हो गई। ये सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से ये बच्चा की डेथ हो चुकी है। वहाँ पे ऑक्सीजन आपके बच्चों को नहीं लगाई गई? ऑक्सीजन लगाई थी, वो रात में जो ऑक्सीजन वाला वो रात को मिलता ही नहीं है। आपका कहने को यानी कि ऑक्सीजन लगाने वाला जो बंदा है वो नहीं मिलता? ऑक्सीजन खत्म हो गई जी, उसका पानी खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गई। अच्छा, ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और ऑक्सीजन लगाने वाला बंदा भी मौजूद नहीं था। आपने दीगर वहाँ पे जो स्टाफ था ढूंढा, उसको रात को ढूंढते भी रहे, वो नहीं मिला। दीगर जो स्टाफ था वो नर्स को भी कहा, नर्स को भी बोला, उन्होंने कहा नीचे जाके ढूंढ लो। हम ढूंढ दे रहे, नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद फिर आपने MS को या किसी और को या अस्पताल के किसी अमला को फिर आपने बोला कि ये ऑक्सीजन नहीं है, हमारे बच्चे की हालत जो है वो खराब हो रही है, तो उन्होंने क्या किया? अस्सी तो हमारे पास तो वो नर्स थी, उसको बोला था। उन्होंने कहा तुम जाकर नीचे उसको ढूंढ लो, वो मिल जाए तो ठीक है। वो नहीं मिला। हम फिर आगे बोला नर्स को, उन्होंने आकर मैं क्या करूँ, मेरे पास था कोई बंदा ही नहीं है। अजी नाजरीन, जैसा कि आपने एक नन्हे फूल के
दादा की बात सुने। उनका कहना था कि अस्पताल का जो अमला है वो बात सुनने को तैयार नहीं था। अस्पताल के अमला ने हमारे बच्चे को जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अपने खालके हकीकी से जा मिला। जितने भी वालिदैन से इस हवाले से जब बात हो रही है तो तमाम तर वालिदैन यही बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो फराहम ना करने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बच्चों की जो अमवात हुई हैं, 20 बच्चे जो वो दम तोड़ जाते हैं एक हफ्ते में, उसके बाद 3 मज़ीद बच्चे इसी अस्पताल में दम तोड़ जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बच्चों की अमवात की तादाद 23 हो जाती है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, 20 बच्चों की अमवात पर जहां उनके वालिदैन लोहा कना है, तो वहीं पर सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ ने भी सख्त एक्शन लेते हुए जो सीओ है और उसके साथ साथ जो एमएस है उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करवाते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसके साथ दीगर जो स्टाफ है उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवा दिया, उनको जो पाबंद सलासल कर दिया। मरियम नवाज़ के इस सख्त एक्शन पर जो लवाहिकीन हैं वो इस वक्त मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा नाम अली अदर कादरी, मिनहाज फातिमा मेरी बेटी 19 जून 2025 को खालके हकीकी सजा मिली इंतज़ामिया की गफलत से DHQ पाकपतन, और आज CM पंजाब तशरीफ़ लाई, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने यकीन दहानी कराई, बल्कि हमें मुकम्मल मुतमिन किया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने CO और MS को गिरफ़्तार कर लिया और हमें ये कहा कि इंशाल्लाह बकिया जो जालिम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। हुकूमती फ़ैसले जो होते हैं वो अहम फ़ैसले होते हैं। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ ने सख्त फ़ैसला लेते हुए डिस्ट्रिक्ट हस्पताल पर जो एक्शन लिए उस पर पाकपतन की आवाम उनको खराज तहसीन पेश करती है। बोल जमहूर से दीजिए इजाज़त। भूख इफलास के अफरीतों को देखते हैं और डर जाते हैं। कितने कासिम, कितने टीपू बचपन में ही मर जाते हैं। अशराफिया को मिलता है सब कुछ, बच्चे भूख से मर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अलीजा ख़ान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। नाज़रीन, इस वक्त हम वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वफाकी बजट 2025-26 पेश किया जा चुका है और अब उसके आफ्टर शॉक्स भी आना शुरू हो गए हैं। अवाम ने हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता की गई थी और उसका क्या रिज़ल्ट निकला। हाल ही में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। पेट्रोल 8 रुपये मज़ीद महंगा हो गया है। इससे कबल गैस की कीमतों में भी 50% इजाफे की मंजूरी दी गई है। इस सूरत हाल में आवाम का क्या कहना है, उनकी उम्मीदें पूरी हुई कि नहीं। अब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है तो उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह मुतासिर होंगी, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। हुकूमत ये कह रही है चूँकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ तो उसके आफ्टर मैथ्स हैं, लेकिन क्या आवाम ये नैरेटिव बाय कर रही है, इन्हीं से जानते हैं। बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं। जो पेट्रोल की मसनूआत इन्होंने ज़्यादा की हैं, आर्मी मंडी में पेट्रोल की मसनूआत कम हुई है लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में ज़्यादा की हैं। लेकिन गरीब आम के लिए कुछ भी नहीं रखा गया, हर चीज़ें पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। अब देखें 200 यूनिट से बिजली का उसका रेट और है, 100 का और है। गरीब बंदा जाए तो जाए किधर। हुकूमत ने बजट पास किया है, बजट से कोई रिलीफ मिला? नहीं सर, कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, लेकिन कहते हैं कि मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं। हर साल यही उम्मीद होती है, लेकिन फ़िलहाल कोई रिलीफ नहीं। पेट्रोल महंगा हुआ है 8 रुपये, उससे मज़ीद कितनी महंगाई हो सकती है आप समझते हैं, या ये नॉर्मल बात? सर मेरे ख्याल में जो भी महंगाई होती है ना वो पेट्रोल की वजह से होती है। मतलब हर काम जो होता है ना वो पेट्रोल को लेके चलता है। एक सब्ज़ी वाला भी आता है ना आजकल, वो भी बाइक रिक्शे पे आता है, तो वो भी अपना पेट्रोल का हिसाब पहले लगाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो ज़्यादा महंगाई है ना वो पेट्रोल की वजह से ही होती है। तो हुकूमत से आपकी क्या उम्मीदें हैं, अभी भी बरकरार हैं? आप समझते हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ, किसी चीज़ से वज़न नहीं होना चाहिए। उम्मीद हर टाइम अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन हम अभी तक उम्मीद में हैं
कि अल्लाह पाक बेहतर करे। देखिए, इनकी अल्लाह ताला से ही उम्मीद है और इनका ये कहना है कि जैसे भी हालात हों आपको बदज़न नहीं होना चाहिए और उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। 8 रुपये पेट्रोल मज़ीद महंगा हो गया, आपकी लाइफ कितनी मुतासिर होगी? आप हुकूमत की बात से मुत्तफ़िक हैं कि जी अब मजबूर हैं, वो आलमी तौर पर महंगा हो रहा है? नहीं सर, हम 16 साल से ये कंस्ट्रक्शन के काम से वाबस्ता है और आप यकीन करें सुबह से लेकर अभी 5 बजे तक लोग फ़ोन करते हैं डंपर वाले के कोई ऑर्डर दे। काम बिल्कुल है नहीं मार्केट में, बिल्कुल तबाही मचाई हुई है। आप माशाल्लाह एक सीनियर सिटीज़न हैं, तजर्बाकार हैं, ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और अब तक की जो हुकूमत की कारकर्दगी उससे आप मुतमईन? हम तो सप्लाई का काम करता है और पाकिस्तान में जो हुकूमत वाले हैं ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो महंगाई है ये लोगों का वस का नहीं है। और अभी फ़िलहाल ये जो पेट्रोल की जो बात कर रहे हो ना, पेट्रोल ये तो हर महीने और हर 15 दिन के बाद वो महंगा कर रहा है। ऊपर तो आदादोशुमार बहुत अच्छे हैं, नीचे से लेकिन हमें तो नहीं फील हो रहा। हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है, महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो देखें, आम आवाम को जब रिलीफ नहीं मिलेगा बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में या किसी भी और कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, पेट्रोल में नहीं मिलेगी, तो वो कैसे कहेंगे कि आदादोशुमार जो है वो ठीक हो रहे हैं। अब इनके बकौल जो महंगाई है वो 3.2 पे आ गई है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मार्केट में सस्ती हुई हो। तो हर चीज़ जो है वो मार्केट में महंगी हुई है। तो हमारे लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसे ही चल रहा है जैसे 2 साल से चलता हुआ आ रहा था। नाज़रीन, ये सूरत हाल है और इस्लामाबाद के लोग ज़्यादातर इस सोच के हामिल हैं कि हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनको आवाम के अंदर जाना चाहिए। बोल जमहूर से हमने आपको आगाह किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम की क्या राय है। उम्मीद करते हैं ये राय जानने के बाद अहकाम बाला अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपनी पॉलिसी है, उसमें शिफ्ट लेके आएंगे, ऐसे इक़दाम लेंगे जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद अली जा खान को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।